व्हाइट बोर्ड, हाँ जाने दो, अगले साल फिर पढ़ना है क्या? नहीं नहीं ये ठीक है। चलो सुनो भाई 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 भाई, सुनो यार, इधर देखो यार, तुम वो सब छोड़ो, ये सवाल बना लिए थे कल? हाँ, ये बना लिए थे, ये भी बनाए थे, ये बनाए थे, ये बनाओ, ये बनाओ। Two bodies respectively of mass m and m are placed at d distance apart. The gravitational potential at the position where the gravitational field due to them is zero. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है। बताओ जल्दी, पेन चलाओ, आंसर बताओ। आज खत्म हो जाएगा भाई साहब ग्रेविटेशन। इसके बाद बचेगा पूरा मैग्नेटिज्म। हाँ, जब तक खत्म ना हो जाए पढ़ते रहो। कौन सा? डी। टू बॉडीज रिस्पेक्टिवली ऑफ मास m, एक का मास है m और दूसरे का मास है क्या भाई साहब? कैपिटल M। कहा गया उस जगह पर पोटेंशियल बताओ जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। तो क्या पहले वो जगह निकालनी पड़ेगी? ये x और ये कितना? d माइनस एक्स, इनके बीच का गैप d था, d तो था, तो क्या लिखोगे? बोलो, d माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। बोलो आगे ना, डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको। अरे दादा, gm अपॉन आर स्क्वायर भाई, तो यहां से क्या बनेगा? बोलो, d माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ कैपिटल M अपॉन अंडर रूट ऑफ स्मॉल m। ठीक, यहां से x का वैल्यू मिलेगा अंडर रूट ऑफ m इंटू डी अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अरे क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया और कुछ नहीं। अगर हमको x पता चल गया, हमको पोटेंशियल लिखना है, तो v बराबर हम लिखेंगे माइनस ऑफ जी एम बाई एक्स, और फिर क्या? माइनस जी एम अपॉन डी माइनस एक्स। अरे यही तो लिखा जाएगा, माइनस ऑफ, अब यहां से x का वैल्यू उठा के डाल दो या फिर पहले सॉल्व कर लो। पहले g को सॉल्व कर लो, क्या बचेगा? माइनस जी को बाहर कर लिए तो ये हो गया mx प्लस एम डी माइनस एम एक्स डिवाइडेड बाई कितना? x इंटू डी माइनस एक्स। क्लियर है? अब x का वैल्यू उठा के रख दो और सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर निकालो। ठीक। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो भाई साहब अंडर रूट वाला टर्म तो आना ही आना है, तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही एक ऐसा फंक्शन है जिसमें अंडर रूट आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज इसको सॉल्व करो बैठ के दुनिया भर का टाइम लगा के। ये देखो अच्छा सवाल, जेईई मेंस 2022 में पूछा गया था, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा बॉडी ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी लैम्डा ev in vertical upward direction from the surface of the earth into space. It is given that ev is the escape velocity and lambda is less than 1. If air resistance is considered to be negligible, the maximum height from the center of earth to which the body can go will be. अच्छा बढ़िया, और निकालो निकालो निकालो, कैलकुलेट करो। कैलकुलेट किया? कल बनाए थे? अच्छा तूने बाहर बनाया था, घर पे बनाया था, ओके ठीक, बनाओ आंसर बनाओ। आसान सवाल है, कोई खास बात नहीं है। ये धरती मैया है, यहां से एक रॉकेट छोड़े हो जिसकी रफ्तार कितनी है? लैम्डा ईवी। एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है कि एस्केप वेलोसिटी से कम है? लैम्डा लेस देन 1 है ना, एस्केप वेलोसिटी से कम है, तो किसी हाइट पे जाने के बाद इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी? जीरो। क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल, 1/2 m लैम्डा स्क्वायर ईवी स्क्वायर प्लस यू इनिशियल
माइनस ऑफ जी एम इंटू स्मॉल एम बाई आर, के फाइनल 0 और यू फाइनल माइनस जी एम एम बाई स्मॉल आर, ये स्मॉल आर निकालना है, हाइट फ्रॉम द सेंटर निकालना है ना, वही तो निकालना है भाई, हाइट फ्रॉम द सेंटर। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अंडर रूट ऑफ 2gm/r। ये वैल्यू उठा के रखते हैं यहाँ पे, क्या टाइम पास सवाल। 1/2 m लैम्डा स्क्वायर ईवी की जगह क्या लिख लें? 2gm/r माइनस ऑफ gmm/r इक्वल्स टू माइनस ऑफ gmm/स्मॉल आर। gmm कट जाएगा क्या? यहां से 2 से 2 कट जाएगा, माइनस बाहर लेके कट कर दें, अरे कट कर दे भाई, तो खत्म बात। यहां से कितना हो जाएगा, माइनस को बाहर कर दोगे, डिनोमिनेटर में आर है, तो 1 माइनस लेमडा स्क्वायर बाई आर बराबर 1/r, तो आर बराबर आर अपॉन 1 माइनस लेमडा स्क्वायर। कौन सा आंसर होगा? बी, जेई मीन्स 2022। कठिन है ये बनाओ। Two spherical bodies of mass m and 5m and radii r and 2r are released in free space with initial separation between their centers equal to 12r. If they attract each other due to gravitational force only, then the distance covered by the smaller body before collision is। दोनों एक दूसरे को खींच रहे, टकराएंगे, तो बिफोर कोलिजन कितना डिस्टेंस चलेगा छोटा वाला? खाली ग्रेविटेशन नाम मात्र है बस ये। हाँ, सेंटर ऑफ मास निकालो आंसर। बस थोड़ा ध्यान देना है कोलिजन की कंडीशन। हाँ जी गुरुदेव, नमस्कार। बढ़िया सर। अच्छा सवाल है, सुनो देखो, यहां पर एक स्फेयर है, इसका रेडियस r है, और एक स्फेयर है, उसका रेडियस कितना है? 2r। अरे क्लैरिटी है ना? ये बताइए, पहले तो ये बताइए कि इनका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा बताइए? हाँ, 2r पे। हाँ, 2r वाले की तरफ ना, कितनी डिस्टेंस पे? डिस्टेंस बताइए। अबे गधेड़ो, ये 12r है ना दोनों के सेंटर्स के बीच का। इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स आर 12r, तो इसके सेंटर से ये डिस्टेंस नहीं निकाली जा रही तुमसे, क्या लिखोगे? तो बताओ तो कितना आया? अरे मालिक हो, x बराबर, यहां से निकालना है, इसका मास कितना है? m, इसका मास कितना है? 5m ना, तो यहां से निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? m/m1 प्लस m2 इंटू एल पढ़े हो, तो m/6m मल्टीप्लाइड बाई कितना? 12, तो m से m कट जाएगा, 6 दूना 12 r, तो कितना हो गया x बराबर 2r। ये क्या? हाँ भाई, x बराबर 2r, इसका क्या मतलब है? हाँ, कहां से लिया जाएगा? सेंटर ऑफ मास का? अरे भाई, हाँ,
सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, जैसे हम कह रहे हैं, सुनो देखो, ध्यान दो ध्यान दो, इधर देखो, हम कह रहे हैं कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक का मास कितना है m, और दूसरे का मास कितना है, कितना है 5m, है ना। कहीं सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, इनका सेंटर ऑफ मास इस जगह से हिलने वाला नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां होगा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बड़े वाले की तरफ होगा, तो इधर बोल दिए x, तो इधर कितना होगा, बोलो 12 माइनस एक्स होगा ना, और सब में r लगा हुआ है। अरे क्लियर है। अब तुमको ये x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू कैसे निकालोगे, क्या होता है m1x1 बराबर m2, m1x1 बराबर m2, तो क्या लिखोगे m इंटू 12 माइनस एक्स बराबर कितना 5 इंटू एक्स, तो ये हो गया 6x बराबर कितना हो गया, हाँ भाई 6x बराबर क्या 12 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना हो गया 2r, x बराबर 2r। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास इसी बॉडी के सरफेस पे लाई कर रहा है। अरे क्लैरिटी है, सेंटर ऑफ मास यहां से हिलना नहीं चाहिए, तो किसको कितना चलना पड़ेगा, बोलो, कह रहा टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास m and 5m आर हैविंग रेडियस r and 2r and released in free space with initial separation between them equals to 12r if they attract each other due to gravitational force only। अगर इन दोनों में खिंचाव बस किसका है, ग्रेविटेशनल फोर्स का, then the distance covered by the smaller body before the collision is, स्मॉलर बॉडी को कोलिजन से पहले कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, बोलो। किसी का 4.5 आ रहा था, किसका आ रहा था, कैसे निकाले थे, हाँ दोनों का क्या 7.5 आर, सेंटर ऑफ मास कितना 7.5 आर, क्यों छोटे वाले सरफेस से सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे लाई करेगा, बोलो, यहां सेंटर कितना है, अरे भाई ये पूरा गैप कितने का है 12 का है ना, इसका रेडियस कितना हो गया r, ये तो पता है कि सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर चलता है, अरे चलता है ना, लेकिन अब इसका अपना साइज भी है कि नहीं है, तो क्या होगा 2r, ये यहां से चलने की कोशिश करेगा, ये यहां आने की कोशिश करेगा, और ये आगे जाने की कोशिश करेगा, करेगा ना, किसको कितना चलना पड़ेगा, 2r को, 2r चलेगा, नहीं चलेगा, कितना चलेगा, बोलो बोलो बोलो, हाँ बताओ, 0.5 आर, 0.5 आर, देख लो। बनाओ 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 बनाओ, चलो दिमाग लगाओ, ये तुम्हारे पास रेडियस कितना है, देखो ये वाला रेडियस कितना है r, इसका रेडियस कितना है भाई पूरे का 2r, अरे क्लियर है, ये गैप कितना है, ये गैप कितना है, कितना r, 3r घटा दोगे ना, ये गैप कितना है 9r। सेंटर ऑफ मास फिलहाल जो है वो कहां लाई कर रहा है 2r की सरफेस पर, 2r की सरफेस पर। अगर इसको मान लो मैं इस पर इसको रेस्ट में रोक दूं, तो इसको टकराना हो तो यहां कितना चलना पड़ेगा, इसको कितना चलना पड़ेगा 9r चलना पड़ेगा, सोच लो, ये गैप कितना है 9r, लेकिन ये भी कुछ तो चलेगा, कितना चलेगा, कितना चलेगा बताओ, अरे भाई ये 9r पे थोड़ी टकराएंगे, ये सेंटर ऑफ मास वाली जगह ना जहां टकराएंगे, तो टकराने वाली स्थिति क्या होगी, ये वाली लाइन है, जो टकराव होगा वो ऐसे होगा, अरे क्लैरिटी है, मतलब ये कहीं यहां होगा और ये वाली बॉडी कहीं यहां होगा, अरे होगा ना, तो कितना गैप होगा
बताओ इसको कितना चलना पड़ा, कितना चलना पड़ा, कैसे निकालोगे? सेंटर ऑफ मास कहां रहना चाहिए? यही रहना चाहिए ना। अगर दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट होते तो इसको कितना चलना पड़ता? दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट होते, दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट होते तो कितना चलना पड़ता? इस वाले को 12 आर। सोचो कितना चलना पड़ता, पहले ये बताओ। यहां टू, अरे भाई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ये रहा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ये रहा, दोनों के बीच का गैप कितना है? 12 आर। इसका मास कितना है? एम। और इसका मास कितना है? 5 एम। इसका मास कितना है? 5 एम। कितना चलना पड़ता इसको? सेंटर ऑफ मास कहां होता? 2 एम पे होता ना। कितना चलना पड़ता? 10 एम चलना पड़ता ना। अभी कितना चलना पड़ेगा? 10 एम चलना पड़ेगा या 10 एम से कम? हाँ, क्या चीज? 10 आर। 10 आर, 10 एम नहीं, 10 आर। पूरा 12 आर है ना। यहां से सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे है? 2 आर डिस्टेंस पे। यहां से कितने पर है? 12 पे है। ये पॉइंट मास कितना चलता है? 2 आर। ये पॉइंट मास कितना चलता है? 10 आर। अभी कितना चलेगा? अभी कितना चलेगा? बोलो बोलो बोलो। टकराएंगे कैसे? टकराएंगे भाई, इसका इसका कुछ हिस्सा इधर खिसकेगा और इसका कुछ हिस्सा इधर खिसकेगा। कितना खिसकेगा? कितनी जगह, कितनी पोजीशन पे जाके टकराएंगे? जब टकराएंगे तो क्या डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास का कांटेक्ट हो रहा है? टकराते समय सेंटर ऑफ मास के बीच में गैप कितना होगा? बॉडी और सेंटर ऑफ मास के बीच में गैप कितना होगा? कितने का होगा? 3 आर का होगा ना। अरे 3 आर का होगा ना। आर और 2 आर। अरे क्लैरिटी है? दोनों बॉडीज के सेंटर के बीच का गैप कितना होगा? 3 आर। तब 3 आर का आधा 1 पॉइंट। अभी कितना चलना पड़ रहा है? 9 आर चलना पड़ रहा है। 9 आर में से 1.5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 7.5 आर। नहीं आया यार, गाधा हो। ये सुनो 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 भाई, सुनो, ध्यान दो। ये बताओ सेंटर ऑफ मास क्या बॉडी के सरफेस पे लाई किया? बड़ी वाली बॉडी के सरफेस पर बड़ी वाली बॉडी थोड़ा सा आगे खिसक जाएगी, आगे जाएगी ना। इस सेंटर ऑफ मास अभी भी कितना दूर है? यहां से 2 आर पे। ये आगे खिसकेगी और ये पास आएगा। जब दोनों के बीच में कांटेक्ट होगा, अगर मान लो मैं कह देता इसको रेस्ट में कर देता और मैं इसको चलाता, तो इसको टकराने के लिए कितना चलना पड़ता? 9 आर चलना पड़ता ना। लेकिन 9 आर चलेगा कहां? ये भी तो चल रहा है ना। तो जब ये दोनों टकराएंगे तो इनके बीच का गैप कितना होगा? 3 आर। कितना होगा? कितना होगा? तो 3 आर को ही तो आधा आधा तोड़ोगे ना भाई। नहीं आया? तो 3 आर का आधा कितना हो गया? 1.5 आर। तो 1.5 आर इसका और 1.5 आर इसका, दोनों का कटेगा भाई। तो कितना बचेगा? 7.5 आर। ठीक है, अगला सवाल बनाओ। ये लो, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट आ गया यार। हाँ, एक सवाल बनाओ जरा। तो मान लो हम कहें, पेन कहां गया यार? हम कहें कि दो प्लैनेट्स हैं। सुनना 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 भाई साहब, अपने पास दो प्लैनेट है। एक बड़ा प्लैनेट है और एक छोटा प्लैनेट है। ये एक प्लैनेट है और ये एक प्लैनेट है। इन दोनों के सेंटर के बीच का गैप है 100 आर। इसका रेडियस दे रखा है 5 आर और इसका रेडियस दे रखा है आर। कहा गया इसकी सरफेस से किस मिनिमम वेलोसिटी से रॉकेट लॉन्च किया जाए कि वो इस पर पहुंच जाए? वी मिनिमम, वी मिनिमम बताना है, सो दैट रॉकेट रीचेस द अदर प्लैनेट। हाँ हाँ, रॉकेट का मास स्मॉल एम, इसका मास रेडियस 5 आर है, इसका मास कर लो 10 एम, इसका मास कर लो एम, रॉकेट का मास है स्मॉल एम। हाँ भाई, कौन सा वाला? हाँ यार, देखो समझो, इसका मास कितना है? एम। एक बार सब देख लेना। इसका मास कितना है?
1.5 है, ठीक। सेंटर ऑफ मास क्या इसकी सरफेस पे लाई कर रहा है? सेंटर ऑफ मास इस जगह से हिलने वाला नहीं, ठीक है। जहां कहीं भी मान लो ये कहीं इस सिचुएशन में टकराए, ऐसे इस सिचुएशन में कहीं टकराए, ठीक। तो ये बताओ इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 3r। कितना है? 3r। क्लैरिटी है ना? तो एक बॉडी 3r का आधा ही चलेगी। बात समझ रहे हो? ये अच्छा, ये पहले ये बताओ, क्या दोनों बॉडी तुमको लग रहा है सेंटर ऑफ मास से बराबर बराबर डिस्टेंस चलेंगी? एक कम चलेगा और एक ज्यादा, तो चलेगा ना? चलेगा ना? लेकिन किसकी वजह से आ रहा है ये? म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से आ रहा है ना। तो जो भी डिस्टेंस बचा है, कोलिजन उसका मिड पॉइंट होगा। तो कोलिजन कितना है, डिस्टेंस कितना है दोनों सेंटर्स के बीच का? 3r। तो कोलिजन मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट कितना होगा? 1.5r। अगर ये रुका रहता तो इसको 9r चल के जाना पड़ता, लेकिन ये भी कुछ ना कुछ तो चला है। जहां टकराए हैं उस समय गैप कितना है? 3r। दोनों के सेंटर्स के बीच का गैप कितना है? 3r। ऐसा नहीं है कि इसको तुम 0.5r चला दोगे और दूसरे वाले को 2r चला दोगे, या एक को r चलाओगे दूसरे को r चलाओगे। वो डिपेंड करेगा कि लास्टली जो डिस्टेंस बच रही है उसका मिड पॉइंट, उसका जो मिड पॉइंट होगा वहां ये दोनों टकराएंगे। तो मिड पॉइंट कितना आया? 1.5r। क्लैरिटी है ना? तो इसको 9r पे टकराना था, लेकिन ये 9r से 1.5r पहले ही टकरा जाएगा। अरे क्लियर है ना? तो कितना आएगा? 7.5r। ये बनाओ ये। आसान सवाल है, थोड़ा ध्यान देना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और कुछ है भी नहीं।
ये जो लिखा है उसका आंसर सही हो सकता है। आधा लिखे थे। क्या चीज? कहां पे 100 m लिख दिए? हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट 10 m ही तो है। अच्छा, यहाँ 100 m लिख दिए हैं क्या? ओ, 100 m कर लो यार। फिर सब जगह 100 करना पड़ेगा ना। हाँ 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 हाँ। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ 10 m आएगा, यहाँ √10 आएगा यार। गड़बड़ा गया, कॉम्प्लेक्स हो गया सवाल, बिना मतलब की कैलकुलेशन ज्यादा आ गई। मतलब अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि देखो, सबसे पहले सुनो तो, अबे सुनो तो, सबसे पहले वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। वही ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बात एक ही है। ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी हो जाए? जीरो। अब मुझे अपनी रॉकेट को यहां पहुंचाना है, इसके यहां नहीं पहुंचाना है, इसको जस्ट पार कराना है। इसके बाद इसका खिंचाव बढ़ जाएगा, ये इसको अपने आप अपनी तरफ खींच लेगा। अरे क्लैरिटी है ना? तो सारा पोटेंशियल एनर्जी का गेम यहीं तक लिखना था। एनसीईआरटी है क्या किसी के पास? नहीं है? अरे वाह, क्या बात है यार, ग्रेविटेशन वाली एनसीईआरटी है। हाँ, अरे वाह यार, क्या बात है। हाँ भाई, देखो, इसमें ग्रेविटेशन का एक सवाल है, वह हटाया ना हो बस, पतली कर दिया है। हाँ है, मिल गया, मिल गया। मतलब एक बार ये एआईपीएमटी में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है देखना। कह रहा भाई साहब कि टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर्स ऑफ इक्वल रेडियाई, दो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर्स हैं, दोनों का रेडियस क्या है? सेम है। इसका भी रेडियस आर है और इसका भी रेडियस आर है। इसका भी रेडियस आर है और इसका भी रेडियस आर है। हैविंग मास m एंड 4m, इसका मास m है और इसका मास कितना है? 4m है। द टू स्फेयर्स आर हेल्ड फिक्स, द सेंटर टू सेंटर सेपरेशन इज 6r। इन दोनों स्फेयर्स के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है? 6r। ठीक है ना? The two spheres are held fixed. A projectile of mass m is projected from the surface of sphere m, is sphere of mass m directly towards the center of the second sphere. यहां से एक पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है, इसको इधर की तरफ फेंका गया। तो सवाल पूछा गया, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम स्पीड v फॉर द प्रोजेक्टाइल सो दैट इट रीचेस द सरफेस ऑफ द सेकंड स्फेयर। ये दूसरे दूसरे स्फेयर के सरफेस पर पहुंच जाए। ठीक, तो लिख के बताओ कितना होगा। हाँ, वेलोसिटी, यस, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, किस रफ्तार से फेंका जाए कि ये इस जगह पर पहुंच जाए, दूसरे वाले स्फेयर पर पहुंच जाए। वही सेम सवाल है एज इट इज जो पीछे किए थे। पहले वो जगह निकालनी है जहां पर क्या जीरो, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाए? जीरो। फिर फिर वहीं तक एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। एक्स कितना आ रहा है? 2r, 6 3, हाँ ठीक है, एक्स बराबर 2r। निकालो। कोई बोर्ड पे नहीं देखेगा। नाइस जोक।
क्या ये आंसर बनाओ? मतलब अभी तो यहां तक, इसके बाद तो सॉल्व होगा ना। यहां पर जब तुम होगे इस जगह पर, क्या दोनों प्लैनेट्स की पोटेंशियल एनर्जी आएगी? अरे नंबर ऑफ पेयर्स देखते हैं ना यार, तो 3 बॉडीज हैं तो क्या 2 पेयर बनेगा? इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे वो कितना लिखोगे? माइनस ऑफ जी एम एम बाई आर लिखोगे। इसके लिए ये गैप कितना है इसके सेंटर से इस प्लैनेट, इस सैटेलाइट तक का? कितना है? 6 आर है कि 5 आर है? अरे ये आर तो जाएगा ना यार, 5 आर तो लिखा माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ जी 4m इंटू स्मॉल एम बाई 5 आर। ये यहां की एनर्जी हो गई। अब यहां पर जस्ट पहुंचते इसकी रफ्तार कितनी हो जा रही है? 0। 0 से थोड़ी सी ज्यादा, जिसको कंसिडरेबली हम क्या मान ले रहे हैं? 0। थोड़ी सी भी ज्यादा होगी, जैसे ये इस पॉइंट को पार करेगा, क्या ये इसको अपने आप अपनी तरफ खींच लेगा? अरे खींच लेगा। बस दैट्स इट, इतनी सी बात है। जब तुम फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो इस पॉइंट को पार कराना, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। पोटेंशियल एनर्जी इस वाली स्फीयर की वजह से आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? माइनस ऑफ जी एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई ये गैप कितना निकाले हो अभी? 2 आर। और इससे कितना डिस्टेंस है? ये पूरा 6 आर था, ये 2 आर है, तो ये कितना होगा? 4 आर। तो माइनस ऑफ जी इंटू 4m इंटू स्मॉल एम बाई 4 आर। सॉल्व कर लो, यहां से जो वी आ जाएगा वो आंसर है। रफ्तार कितनी आ रही है? रफ्तार बोलो बोलो बोलो, रफ्तार कितनी आ रही है? क्या कटेगा? एम 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 और एम कट जाएगा, तो 1/2 वी स्क्वायर बराबर कितना? यहां 4 से 4 काट दें, जी एम एम बाई आर और जी एम एम बाई 2 आर, तो ये कितना हो गया? माइनस ऑफ 3 GM बाई 2 आर। और ये दोनों GM बाई आर और 4, 5 1 में 5, 5 4 9, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 9 GM बाई 5 आर। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा कितना? एलसीएम हो जाएगा अपने पास 10 आर, यहाँ पे कितना? 2 5 जा 5 15, और यहाँ पे कितना? 5 दूना 2 9 18, 15 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा अपने पास 3 GM बाई 5 आर। तो वी बराबर हो गया √of 3 GM बाई 5 आर। ये सबसे कठिन सवालों में गिना जाता है यार। अरे ठीक है, सवाल का लॉजिक क्या था? इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या था? कहां तक लेकर जाना है? हाँ क्या है भाई? रॉकेट को जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0 वाले पॉइंट को पार कराना है। अरे ठीक है ना, पॉइंट को पार कराना है। ऐसा थोड़ी है कि जब हम किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो वहां तक लॉन्च करते हैं कि डायरेक्टली जाके मून पे पहुंच जाए। ठीक ठीक ठीक। अरे क्लियर है ना? आपने क्या देखना है भाई? क्या ध्यान देना है? कहां तक पहुंचे? या सरफेस तक या मिड पॉइंट तक, जहां जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? 0। ठीक, ये था हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट किसका? लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट बिटवीन 2 प्लैनेट्स। ठीक, एक तो हम पढ़े थे लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, क्या भाई साहब? एस्केप वेलोसिटी पढ़े थे ना, कि डायरेक्टली उसको कहां भेजना है? ऑर्बिट के पार, उसको किसी और दूसरे प्लेनेट पे नहीं भेजना है। यहां एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे भेजना हो तब ये सिचुएशन लगती है। वैसे बहुत कम चांस है, नील चांस है कि ग्रेविटेशन से ऐसा सवाल पूछा जाए, क्योंकि थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है जो 1 मिनट में नहीं हो सकता। बट एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली ये सवाल मेंशन है, तो इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक, इसके बाद कहानी आती है अपने पास, क्या? लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट एंड केपलर्स लॉ। ठीक, बहुत सिंपल टॉपिक है। लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट समझ आ जाएगा, केपलर्स लॉ अपने आप समझ आ जाएगा। लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट क्या कहता है कि अगर मान लो हम कह रहे हैं कि ये हमारी धरती मैया है, इनका मास है m, इनका रेडियस है r। अगर इनके सरफेस से आप
कहीं भी h हाइट पर, यहां से h हाइट पर जाकर एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं कितनी रफ्तार से, v रफ्तार से। अगर रफ्तार सफिशिएंट नहीं रही तो ये यहां से चलेगा, यहां गिर जाएगा, थोड़ी और बढ़ाओगे कहीं यहां गिर जाएगा। लेकिन अगर इतनी सफिशिएंट रफ्तार दे दिए कि ये पूरा एक गोल चक्कर घूम जाए, तो क्या होगा? अब कंटिन्यूअसली ये बार बार इसी गोल चक्कर पे गोल गोल घूमता रहे। इलेक्ट्रॉन वाला मोशन पढ़े थे ना, वही है, एज इट इज, कट कॉपी पेस्ट। तो भाई साहब हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या अंदर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और बाहर की तरफ क्या लग रहा है? mv²/r। अंदर ग्रेविटेशन और बाहर mv²/r। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? gm इंटू स्मॉल m अपॉन ये गैप कितना, r प्लस h का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अरे इक्वल्स टू क्या, mv²/r की r प्लस h, mv²/r प्लस h, रेडियस तो r प्लस h है, r प्लस h से स्क्वायर कट जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, तो v की वैल्यू हो जाएगी √gm अपॉन r प्लस h। ये बात याद रहनी चाहिए। अरे क्लियर है क्या? अब इसी में एक जनरल कंडीशन है कि अगर मेरा हाइट बहुत कम हो जाए किससे, रेडियस से, तो लॉन्चिंग जो होगा उसकी रफ्तार अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर, gm अपॉन r के। किसके बराबर? gm अपॉन r के। क्लियर है? अच्छा, मास बराबर क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा सोचो, अगर तुमको इसी वेलोसिटी को डेंसिटी के टर्म में लिखना हो तो क्या लिखोगे? मास की जगह क्या लिख लें, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या लिखें, 4/3 पाई r क्यूब अपॉन r प्लस h। अगर h छोटा होगा, अगर h छोटा होगा तभी ये कटेगा, अदरवाइज कटने वाला नहीं। अरे क्लियर है? तो यहां से क्या बना अपने पास कि इफ r इज फार फार ग्रेटर देन h, इफ r इज फार फार ग्रेटर देन h, तो v बराबर क्या हो जाएगा, √4/3 पाई g रो r स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या? अरे r प्लस h की जगह r लिखोगे ना, कट जाएगा स्क्वायर, क्या बचेगा, √4/3 पाई g रो r स्क्वायर। दैट्स इट। पल्ले नहीं पड़ा? समझ आया? यहां से मैं एक रिलेशन कल भी बताया था स्केप वाला भी, और यहां भी बता रहा हूं कि v1/v2 अगर दो अलग अलग प्लैनेट्स हैं तो उनकी डेंसिटी अलग अलग होगी, तो ये हो जाता है ρ1/ρ2 इंटू r1/r2। अरे बताया था कल यार। एक तो ये सिचुएशन हो गया, दूसरा सिचुएशन हो गया, ये हमारे पास हो गया क्या, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा जी? ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसके बाद बात आती है टाइम पीरियड की। बात किसकी आती है? ये गोल गोल घूम रहा है तो उसको गोल घूमने में कुछ समय तो लग रहा होगा, तो टाइम पीरियड के लिए 2πr/v। तो भाई जनरल फॉर्मूला चलोगे तो 2πr की जगह क्या लिखोगे, बोलो बोलो बोलो, r की जगह क्या लिखोगे, r प्लस h, और v की जगह √gm अपॉन r प्लस h। √gm अपॉन r प्लस h। अगर पूरे को अंडर रूट में बनाना हो तो t बराबर 2π को मैं बाहर कर लूं और यहां पर लिख दूं क्या, r प्लस h का होल क्यूब डिवाइडेड बाई gm। नहीं आया? अरे आया हो पक्का? कोई डाउट नहीं? अच्छा एक बात ध्यान से सुनना, अब फिर इसमें कंडीशन की अगर h मेरा बहुत छोटा हो जाए, किससे बहुत छोटा हो जाए, किससे, r से, बहुत छोटा हो जाए किससे, r से, तो t बराबर क्या लिखोगे, 2π√r³ अपॉन g, r³ अपॉन g। क्या gm अपॉन r स्क्वायर स्मॉल g के बराबर होता है? gm अपॉन r स्क्वायर किसके बराबर होता है, स्मॉल g के। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2π√r/g, 2π√r/g। सिंपल सिंपल बातें हैं, बट ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये देखिए, अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन में चलें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दैट इज नोन एज थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स। केपलर का थर्ड लॉ कि कोई प्लैनेट अगर किसी दूसरे प्लैनेट के अराउंड, अरे क्लियर है ना, गोल गोल घूम रहा है, कोई प्लैनेट अगर सन के अराउंड गोल गोल घूम रहा है, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन।
अरे क्लियर है? उसको केपलर का थर्ड लॉ बोलते हैं, वो यहीं से निकल के आता है। टाइम पीरियड का मोटा मोटा हिसाब किताब समझ आया। इसके बाद बात करते हैं एनर्जी, क्योंकि टाइम पीरियड पता चल गया तो फ्रीक्वेंसी भी। फ्रीक्वेंसी को क्या लिखोगे? एफ बराबर क्या लिखोगे? 1/t। एफ बराबर क्या लिखोगे? 1/t। उसके बाद बात करते हैं एनर्जी का। देखो जब एनर्जी की बात करोगे तो एनर्जी क्या लिखोगे? एनर्जी तीन है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है और टोटल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी कितना क्या होता है भाई? हाफ mv² ना। पोटेंशियल एनर्जी कितना? -gm/m/r+h। यही तो होगा, यही तो होगा। अच्छा, इस r+h को अगर मैं स्मॉल r से प्रेजेंट कर दूं तो कोई दिक्कत है? क्योंकि बार बार r+h ना लिखना पड़े, थोड़ी और बात करेंगे इस पे। अरे क्लियर है? तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी? -gm/m/r+h की जगह स्मॉल r लिख ले। अरे स्मॉल r लिख ले। अगर मैं ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात करूं ना, तो मैं जानता हूं कि काइनेटिक एनर्जी होता है -1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू -1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली कुछ कर नहीं रहे हैं यहां पे, जो तुम देख रहे हो ना, क्या भाई? mv²/r+h। हम कह रहे हैं 1/2 से इधर और 1/2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 mv² क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। और वो किसके बराबर? 1/2 gmm/r+h। r+h स्क्वायर नहीं, स्क्वायर वाला टर्म कट रहा है। यहां देखो, ये r+h इस स्क्वायर से कटेगा कि नहीं कटेगा? यहां क्या, यहां क्या सोचो, यहां क्या, दोनों तरफ क्या हाफ डाल दें? यहां भी हाफ और यहां भी हाफ। क्या ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा? और ये 1/2 gmm/r+h बच जाएगा। बढ़िया, गुड जॉब। चलो देखो, तो काइनेटिक एनर्जी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? gmm/g टॉइस ऑफ r। लिख सकता हूं। ये a हो गया और ये क्या हो गया? b। टोटल एनर्जी क्या दोनों को जोड़ दिया जाए यार? क्या बचेगा बोलो? -gmm/2r। क्या टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता भी है? टोटल एनर्जी क्या होता है? माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। है, बोर्स मॉडल में पढ़े थे ना। तो कुछ चेंज थोड़ी हुआ यार, k(q1q2/r² था, यहाँ gm1m2/r² हो गया। वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। एकदम एज इट इज, कट कॉपी पेस्ट, कोई डिफरेंस नहीं है। अब सुनना एक बात, ये बताओ, अगर मैं कहूं कि कोई प्लैनेट है, कोई एक सैटेलाइट है, वो प्लैनेट के अराउंड गोल गोल घूम रही है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है कि नहीं? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एल बराबर mv/r। अरे पॉइंट मास ट्रीट करोगे ना, बहुत दूर है, बहुत छोटा है। एल बराबर क्या? mv/r। mv, ठीक है ना? काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? सोचो, ये रिलेशन तो एस्टेब्लिश हो गया, हुआ ना? अब एंगुलर मोमेंटम के टर्म में अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? 1/2 m। v की जगह क्या लिख लो? L/mr लिख लो यार। तो कितना हो जाएगा? L²/m²r²। क्या m से ये कट जाएगा? क्या बचेगा? L²/2mr²। हो गया? अरे हो गया? हाँ, कौन से नॉर्मल फॉर्मूले से? हाँ भाई वही है, p²/2m ही है। पोटेंशियल एनर्जी लिखेगा तो क्या लिखेगा बोल? पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? -L²/mr² लिखोगे? लिखोगे? नहीं आया? आया भाई? अच्छा, टोटल एनर्जी क्या लिखोगे? -L²/2mr²। अरे क्लियर? देख लो भाई, कोई डाउट, कोई परेशानी, कुछ समस्या नहीं? कई बार एंगुलर मोमेंटम देके सवाल पूछ लेता है, तो वो भी तुमको पता रहना चाहिए। अच्छा, इसी में एक बात होती है ना जिसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। अब जैसे मान लो, हम वहां पढ़ते थे तो क्या कहते थे कि भैया ये अपने पास न्यूक्लियस है, यहां न्यूक्लियस की जगह क्या धरती मैया आ जाएंगी भाई? अरे आ जाएंगी। धरती मैया का मास कितना है? m। रेडियस कितना है? r। अब यहां से कुछ r डिस्टेंस पर, सेंटर से कुछ r डिस्टेंस पर अगर कोई सैटेलाइट गोल गोल घूम रही है,
क्लियर है? सैटेलाइट 1, और हम कह रहे हैं यहां पर 2 एक दूसरी डिस्टेंस पे कहीं दूसरी सैटेलाइट गोल घूम रही है, कौन धरती से ज्यादा बंधा हुआ फील करेगी? पहली वाली सैटेलाइट की दूसरी वाली सैटेलाइट? किसको ऐसा लगेगा कि मेरा धरती से जो बंधन है वो ज्यादा मजबूत है? पहला वाला। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? टोटल एनर्जी, सोच समझ के बताना। मैं कह रहा हूं धरती मैया का मास m है, इसका मास स्मॉल m है, इसका भी मास स्मॉल m है, किसकी टोटल एनर्जी ज्यादा होगी? दूसरे वाले की टोटल एनर्जी। देखो टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में माइनस GMM/2R है ना। जितना बड़ा आर होगा, अरे बात समझ रहे हो ना, ये तो तुम सरफेस वाली सिचुएशन लिखे हो ना, ये 2R है। जितना बड़ा आर होगा, क्या ये वैल्यू उतनी छोटी होगी नेगेटिव में? जितनी नेगेटिव में छोटी है टोटल एनर्जी उतनी ज्यादा है। -2 इज ग्रेटर देन -5, -2 इज ग्रेटर देन -5। तो कौन अपने आप को ज्यादा बंधा फील कर रहा है? विच सैटेलाइट विल बी मोर स्टेबल, ये वाली या ऊपर वाली? नीचे वाली। ऊपर वाली कम स्टेबल है भाई। स्टेबिलिटी कैसे? कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल, आउटर ऑर्बिट वाला या इनर ऑर्बिट वाला? कॉमन सेंस लगाया करो बे, सब बेच के खा गए हो एकदम से। तो ये कम स्टेबल होगा और ये ज्यादा स्टेबल होगा। जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, ये हमेशा टोटल एनर्जी के बराबर होती है। और टोटल एनर्जी तुम्हारी कैसी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? टोटल एनर्जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव। अरे क्लैरिटी है ना? अगर वो प्लैनेट फ्री, अगर कोई सैटेलाइट फ्री स्पेस में होता तो उसका टोटल एनर्जी होता 0। कितना होता? लेकिन वो धरती के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, उसकी टोटल एनर्जी और कम है। मतलब वो सैटेलाइट धरती के चारों तरफ गोल गोल घूमने में अपने आप को ज्यादा स्टेबल महसूस करा रहा है एज कंपेयर टू हैविंग अ फ्री सैटेलाइट। अरे क्लैरिटी है? इस वजह से जो सैटेलाइट्स लॉन्च करी जाती है उनकी ड्यूरेबिलिटी के लिए, कि वो बहुत दिनों तक धरती मैया के चारों तरफ गोल गोल घूमती रहे, उनको बहुत पास में लॉन्च किया जाता है। धरती मैया से बहुत दूर सैटेलाइट्स को लॉन्च नहीं किया जाता है। कचरा घूम रहा है पूरा स्पेस में चारों तरफ। एक समय ऐसा आ जाएगा कि इतना कचरा घूम जाएगा कि किसी स्पेस क्राफ्ट को अगर बाहर भेजना होगा तो पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ से कचरा कब साफ होगा। अभी आजकल ऐसे मन में आता है, उठाते हैं रॉकेट उड़ा देते हैं। फिर भी आजकल इतनी समस्याएं होने लगी हैं कि डिब्रीज आ जाती हैं। पता चला तुम्हारा रॉकेट जा रहा है, तुम्हारी सैटेलाइट करोड़ों की सैटेलाइट है, वो जा रही है किसी दूसरी प्लेनेट के लिए, वहीं लड़ गई। तो उसकी क्लीनिंग के लिए भी काम चल रहा है, सफाई वफाई के लिए भी चल रहा है। बट हम कोशिश क्या करते हैं सैटेलाइट को धरती मैया से बहुत दूर लॉन्च करने का या धरती मैया से पास? पास लॉन्च करोगे तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। और कोई भी सैटेलाइट अगर धरती मैया के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी टोटल एनर्जी कैसी होगी? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। कैसी होगी? क्योंकि नेगेटिव होगी तभी वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेगा। अरे क्लैरिटी है ना? अच्छा, अगर मान लो मैं इस सैटेलाइट का ऑर्बिट चेंज करना चाह रहा हूं तो क्या है वो सिमिलरली एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? अरे याद है? तो यहां से उठा के कहां ले जाना चाह रहे हो? दूसरे में ले जाना चाह रहे हो। R1 पोजीशन से कहां ले जाना चाह रहे हो? R2 पोजीशन में अगर सैटेलाइट को ले जाना चाह रहे हो तो जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? डेल्टा ई, दैट इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी ज्यादा है, इनिशियल एनर्जी कम है, E2 माइनस E1। इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी किसके बराबर होगी? माइनस ऑफ GM/m/2 को कॉमन कर लो, क्या बचेगा? 1/R2 माइनस 1/, ये इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। अरे क्लियर है क्या? ये डेल्टा ई। जब उधर पढ़ते थे मॉडर्न में तो इसी डेल्टा ई को क्या लिखते थे? hc/λ। फोटोन से ही एनर्जी दिया जा सकता है, यहाँ फ्यूल से एनर्जी दी जाएगी। अरे क्लियर है? ये है हमारे पास पूरी कहानी किसकी? लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट के। पूरी कहानी है लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट की, कोई नई बात नहीं है इसमें। इसके बाद भाई साहब आते हैं अपने पास क्या? केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ये क्या कहते हैं? ये भाई साहब कहते हैं कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। कुछ खास सवाल कभी पूछा नहीं गया है इनसे। एवरी, क्या भाई पहला लॉ क्या है? एवरी प्लैनेट revolves around the sun in an
इलिप्टिकल ऑर्बिट। अरे क्लियर है क्या? ये केपलर का कौन सा लॉ था? फर्स्ट लॉ था। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब कैसे घूम रहे हैं? इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। किसके अराउंड? सन। इलिप्टिकल ऑर्बिट किसके अराउंड? सन के अराउंड। किसके अराउंड? सन के अराउंड। ठीक है ना? एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। सिंपल सी बात है। दूसरा लॉ जो था सेकंड लॉ, ये थोड़ा समझने वाला लॉ था। इन्होंने क्या कहा सेकंड लॉ में? क्या कहा समझना, कि अगर तुमसे कहा जाए कि ये तुम्हारे पास किसी प्लैनेट का इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये इसका फोकस है। इलिप्स के दो फोकस होते हैं, ये बात जानते हो कि नहीं? इलिप्स के दो फोकस होते हैं। ये सेंटर वाली लाइन होती है, एक फोकस ये रहा, एक फोकस ये रहा। इस डिस्टेंस को बोलते हैं ए और इस डिस्टेंस को बोलते हैं बी। ये कितना कर्व्ड है, ये कितना मुड़ा हुआ है, इसके अंदर कितना घुमाव है, उस घुमाव को मेजर किया जाता है एक टर्म से जिसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। कुछ नहीं, बकवास बात है, कभी दूर दूर तक उसका कोई काम नहीं आने वाला है, बेसिक मैथमेटिक्स है, छोड़ दो। अब देखना है क्या कि यहां पर हमारा सन है। क्या है भाई साहब? सन। यहां से सन चल रहा, यहां से मेरा कोई प्लैनेट चल रहा है, ये मेरा एक प्लैनेट है, ये इस ऑर्बिट में गोल घूम रहा है। हमने यहां पे एक पोजीशन मार्क किया ए। थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद हमने देखा कि ये कहां पहुंच गया? बी। यहां से यहां जाने में जो समय लगा वो लगा डेल्टा टी। कितना समय लगा? डेल्टा से। फिर उसके बाद रेंडमली हमने इसकी कहीं पोजीशन मार्क की सी, कहीं पोजीशन मार्क की सी। फिर उसके बाद यहां से यहां जाने में कितना समय लगा था? डेल्टा टी। तो हमने कहा डेल्टा टी टाइम में देखते हैं यहां ये प्लैनेट कितना चलता है। तो ये प्लैनेट चल के आया डी। कितना चल के आया? डी। तो हुआ क्या, ये देखा गया कैलकुलेशन से कि ये एरिया कुछ कवर हुआ कि नहीं? कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। क्या ये एरिया भी कुछ कवर हुआ? कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। अरे क्लैरिटी है ना? तो कहा गया कि डेल्टा ए बाई डेल्टा टी जो होगा ना, ये कांस्टेंट रहेगा। डेल्टा ए बाई डेल्टा टी क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नहीं आया? अरे समझ आया? डीए बाई डी टी बराबर कांस्टेंट। अभी इसमें अच्छी खासी कहानी है, सुनते जाओ। डेल्टा ए बाई डेल्टा टी बराबर कितना? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट, बोल भाई, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमने सोचा अच्छा ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, पहले एरिया निकालने की कोशिश करो। एरिया क्या है सोचो, समझो। ये एरिया कैसे निकालोगे? क्या ये एक आर्क है? क्या है भाई साहब? आर्क। तो जो एरिया होता है ना किसी भी आर्क का, वो 1/2 इंटू आर्क इंटू रेडियस होता है। क्या होता है? 1/2 इंटू आर्क इंटू रेडियस। एरिया अंडर द आर्क का फॉर्मूला होता है क्या? 1/2 इंटू आर्क इंटू रेडियस। बोल क्या? 1/2 इंटू आर्क इंटू रेडियस। तो आर्क को मैं क्या लिख सकता हूं? आर थीटा लिख सकता हूं, थीटा इंटू रेडियस लिख सकता हूं। मैं कह रहा हूं कि ये मेरा एंगल जो है वो थीटा है। कितना है? थीटा। तो क्या मैं इसको आर स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? नहीं आया? आया भाई साहब? 1/2 इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू थीटा। मुझे एरिया चाहिए कि डी ए बाई डी टी चाहिए? ये लॉ क्या कहता है? द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस फॉर्मूले का कोई बहुत महत्व है नहीं, इसके बाद जो निकल के आएगा वो इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करें? डी ए बाई डी टी। तो यहां क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएट कर दो, डी ए बाई डी टी। तो 1/2 आर स्क्वायर और यहां पे क्या? डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी को क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? ओमेगा ना? ओमेगा ना? हाँ बहुत बढ़िया, गुड जॉब। तो अब देखो तो डी ए बाई डी टी को, ओ भाई बस आर स्क्वायर ओमेगा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। एक टर्म होता है एंगुलर मोमेंटम, नाम सुने हो?
एम वी आर, और वी की जगह क्या आर ओमेगा लिखते हैं, तो ये हो जाता है एम आर स्क्वायर ओमेगा। आर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू क्या एल बाई एम हो गई? नहीं आया वे? तो डी ए बाई डी टी को अपन क्या लिखें बोल? एल बाई टू एम लिखें। एम क्या है? कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट, डी ए बाई डी टी एंगुलर मोमेंटम। एल बराबर क्या होगा? कांस्टेंट। एल बराबर क्या होगा? कांस्टेंट। अरे क्लियर है? तो पूछा जाएगा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ केपलर्स सेकंड लॉ। क्या भाई? एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। नहीं आया? समझ आया कैसे आया? सर रुक जा, रुक जा, कुछ नहीं भाई, पेशेंस रख थोड़ा। अरे यहां तक कहानी समझ आई? चलो आओ देखो और बातें करते हैं। ये तुम्हारे पास इलिप्स है, ये तुम्हारा सन है, और यहां पर एक प्लैनेट है जो यहां से कितनी डिस्टेंस पर है? इसको बोलते हैं आर मैक्स। क्या बोलते हैं? आर मैक्स। क्या बोलते हैं? आर मैक्स, ऐसे लिखा जाता है इसको। ये पॉइंट को बोल दो ए, और ये वाले पॉइंट को बोल दो बी। तो ये हो गया तुम्हारे पास आर मैक्स, या छोड़ा, आर मैक्स और आर मिन से डिनोट कर देते हैं। ये हो गया तुम्हारे पास क्या? आर मैक्स, और ये क्या हो गया तुम्हारे पास? आर मिन। अरे हो गया ना? ये क्या है? आर मैक्स, और ये क्या है? आर मिन। क्या यहां पे रफ्तार होगी कितनी? मान लो v मैक्स की मिन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। सोच के बताओ, यहां पे रफ्तार ज्यादा होगी कि यहां पे रफ्तार ज्यादा होगी? अब भाई एम वी आर बराबर कांस्टेंट, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो क्या ये v मिनिमम होगा, और यहां पर v मैक्सिमम होगा ना? जब प्लैनेट सन के करीब होता है तो तेज घूमता है, और सन से दूर होता है तो धीरे घूमता है। घूमने का मतलब ऐसे वाला घूमना नहीं, हाँ रोटेशन, इसके अलावा, ठीक है ना, रिवोल्यूशन। चलो, तो ये बताओ, यहां प्लेनेट का मास m है, यहां भी प्लेनेट का मास m है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? r मैक्स इंटू वी मिन बराबर क्या? r मिन इंटू वी। अरे क्लियर है क्या? नहीं आया? अरे समझ आया? अच्छा, लेकिन जब तुम फॉर्मूला पढ़ते हो ना, अभी इसके बाद एक और लॉ आएगा जिसको बोला जाता है थर्ड लॉ। क्या बोलते हैं? थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ कहता है, थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ कहता है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। आर क्या है लेकिन? रेडियस कहां? इस पाथ का कोई रेडियस होगा? डिस्टेंस दैट इज चेंजिंग, एंड टाइम पीरियड इज द कंप्लीट रिवोल्यूशनरी टाइम पीरियड है। 365 दिन तुम कह रहे हो धरती मैया गोल घूम रही है, जा रही है ना? तो आर जो डिस्टेंस लिख रहे हो, जो ये आर क्यूब लिख रहे हो, ये आर जो होता है, ये होता है एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, प्लैनेट एंड सन। अब सवाल पैदा होता है कि एवरेज डिस्टेंस क्या होगा? तो देखो बेटा, जब ये इलिप्स बना है तो ये ए होता है, और ये क्या लिखा जाता है? बी लिखा जाता है ना, एक ए और एक बी। तो जो आर होता है ये बराबर होता है ए प्लस बी बाई टू के। आर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी बाई टू के। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है? चलो इतना नोट करो पहले, तो और कहानी समझाएं। लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट लिखो, लिखो लिखो लिखो। जल्दी करो भाई, जल्दी, टाइम कम है थोड़ा। हाँ भाई, पढ़ाई दे क्या? लिख लो, थोड़ा पेन चला लो।
12:52 हो गया यार। पढ़ा दें? पढ़ा दें? 5 मिनट का और बाकी है बस कंटेंट। अरे सवाल भी तो है। ए भाई, थर्ड लॉ यहां तक कहानी समझ आई? रुको तो, आसान है यार, कुछ नहीं। थर्ड लॉ क्या कह रहा है? आर क्या है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। तो आर बराबर क्या लिख सकते हो? a+b/2। ठीक है ना? अब जो सैटेलाइट्स हमारे प्लैनेट के अराउंड गोल घूमती हैं, उन सैटेलाइट्स को दो कैटेगरीज में तोड़ा जाता है। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है और एक पोलर सैटेलाइट होती है। कौन कौन सी? जियो स्टेशनरी और पोलर। जियो स्टेशनरी और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती हैं, उनका काम होता है मैपिंग करना। क्या काम होता है? अब मैपिंग के रिगार्डिंग जितनी भी एप्लीकेशंस तुम्हारे दिमाग में समझ आ जाती हैं, वो सारी की सारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। ठीक। और वेदर कंडीशंस को कैलकुलेट करना, वेदर से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालना, जैसे ओजोन लेयर में कितना होल हो रहा है, ग्लेशियर्स कितना पिघल रहे हैं। क्लियर है ना? ये सब क्या होती है? पोलर सैटेलाइट्स। कौन सी होती है? पोलर सैटेलाइट्स। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अराउंड चलती हैं। जो पोलर सैटेलाइट्स होती हैं वो धरती मैया के बहुत पास होती हैं। ठीक है। और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं वो धरती मैया से थोड़ी दूर होती हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स इस पर लाई करती है, इक्वेटोरियल प्लेन पर। किस पर भाई साहब? इक्वेटोरियल प्लेन पर, केवल इक्वेटोरियल प्लेन पे। अरे क्लैरिटी है ना? और जो पोलर सैटेलाइट्स होती है वो उनकी एक्सेस क्या होगी? इक्वेटोरियल प्लेन के परपेंडिकुलर, पोल के अलोंग। पास कौन होगा? पास कौन होगा? पोलर। पास कौन होगा? पोलर। दूर कौन होगा? जियो स्टेशनरी। क्लियर है ना? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का जो टाइम पीरियड होता है वो धरती मैया के रोटेशन के टाइम पीरियड के बराबर होता है। क्लैरिटी है? स्पेसिफिक रहती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, अगर हमारे देश की सैटेलाइट है तो हमारे ऊपर ही रहनी चाहिए, हम उसके साथ छेड़खानी करेंगे, कहीं दूसरे की टेरिटरी में घुसने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान छोड़ के, तो पाकिस्तान को पता ही नहीं चलेगा कब दूसरी सैटेलाइट आई है हमारी टेरिटरी में। ठीक है ना? वो तो गरीब है साले, उनको कुछ नहीं पता चलता। ठीक है। अब ये सोचो कि यूएस की सैटेलाइट कोई इंडिया में एंटर कर जाए और इंडिया को पता ना चले, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है ना? पता चल जाता है। तो होता क्या है कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं बेसिकली मैपिंग सैटेलाइट्स होती हैं। ये लोकेशन बताने का काम करती हैं, पार्किंग बताने का काम करती हैं। अरे जैसे एरिया लोकेट कर दिया जाता है, तो इस सैटेलाइट से ही तो लोकेट किया जाता है कि ये पार्किंग एरिया है, गाड़ी अपने आप जाके पार्क हो जाएगी। अरे क्लैरिटी है? अरे हवाई जहाज जब उतर रही है उसके ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसको रनवे का अंदाजा थोड़ी लगता है। उसका नेविगेशन होता है, एक उस रनवे का नेविगेशन है, वो बस नेविगेशन पे फोकस करता है। समझे? ये नहीं सड़क गड्ढा आ गया और लाओ लिफ्ट मोड़ देते हैं। अरे ठीक है ना? तो हाँ, सुनो 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 सुनो, यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं। बस ये याद रखना है कि जो हमारी कौन सी सैटेलाइट्स हैं, जियो स्टेशनरी, उनका जो टाइम पीरियड होगा वो धरती मैया के टाइम पीरियड के बराबर होगा। धरती मैया कैसे घूमते हैं? ईस्ट टू वेस्ट की वेस्ट टू ईस्ट? धरती मैया वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। अबे वेस्ट टू ईस्ट ही तो घूमती है यार। अरे क्लियर है? हाँ। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी वैसे ही गोल घूम। अब भाई ऐसे ही तो धरती मैया गोल घूम रही है ना? बहुत जल्दी अफ्रीका से एक हिस्सा टूटेगा और इंडिया से टकरा जाएगा। बकवास बातें। हाँ भाई, ये पोलर सैटेलाइट्स है, थोड़ा बहुत थ्योरी और लिखा हुआ है, पढ़ लेना इसमें। 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर की हाइट पे होती हैं और इनका जो टाइम पीरियड होता है अप्रोक्सीमेटली 100 मिनट के बराबर होता है। बकवास बात। ट्रू वेट भाई, वेटलेसनेस क्या होता है? वेटलेसनेस क्या होता है कि जैसे हमारा कोई वेट है mg, हमारा कोई वेट है mg। अरे क्लियर है ना? हमारी बॉडी के ऊपर कुछ ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा,
अगर मान लो हम एक सैटेलाइट में हैं जो धरती मैया से आर रेडियस पर है या सरफेस से एच हाइट पर है, तो मेरे ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा? GMM/R+H का होल स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या? मेरी कुछ रफ्तार भी होगी, रफ्तार होगी ना, रफ्तार होगी mv²/r। मेरा mv²/r जैसे इसके बराबर हो जाएगा तो मैं सैटेलाइट में फील करूंगा कि मेरे ऊपर कोई ग्रेविटी नहीं लग रही। देखते हो ना सैटेलाइट्स में जो लोग चलते हैं, जो लोग गोल घूम रहे होते हैं अर्थ के चारों तरफ, जो स्पेस में रह रहे हैं, वो जब जमीन पे आते हैं तो उनकी बोन डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, खड़े नहीं हो पाते वो। समझे क्यों? क्योंकि वो वेटलेसनेस में रह रहे हैं हमेशा, उनको उनकी बॉडी को एहसास ही नहीं हो रहा है कि हमारा कोई वेट भी है। अरे क्लियर है? तो उनको वैसे वहां ट्रेडमिल का सेटअप वेटअप लगा के दिया जाता है कि तुम थोड़ा दौड़ो भागो छोटे से स्पेसक्राफ्ट में, कि बहुत जल्दी बूढ़े ना हो। हाँ, बट वहां पे क्या होता है कि जो एज होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, मतलब ऑर्गन्स की एज बढ़ जाती है। हाँ, हाई एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड पे ऑर्गन्स की एज बढ़ जाती है, प्रेशर वेशर कम हो जाता है ना। हाँ बकवास, चलो ठीक है, बोलो छोड़ो। ए सुनो यार, एपरेंट वेट कुछ नहीं यार, वही जो फोर्स लगता है ना Gm1m2/r², उसी को किसके बराबर कर दो? mv²/r के, mv²/r के, खत्म। वही वेटलेसनेस का कॉन्सेप्ट है और क्या। ठीक, सवाल देखो, कह रहा टू सैटेलाइट्स S1 एंड S2 रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट विथ रेडियस R1 बराबर कितना? 3200 किलोमीटर, और R2 बराबर कितना? 800 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ सैटेलाइट S1 टू द स्पीड ऑफ सैटेलाइट S2 इन द रिस्पेक्टिव ऑर्बिट इज कितना होगा? In the respective orbit is, two satellites S1 and S2 are revolving in a circular orbit around a planet with radius कितना? एक का है कितना? 3200 किलोमीटर, और एक का कितना है? 800 किलोमीटर। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल्स टू √Gm/r+h। अरे क्लियर है क्या? इसी r+h को क्या स्मॉल r लिख लूं? क्योंकि डिस्टेंस मुझे कहां से दिया हुआ है? सेंटर से। तो V1/V2 बराबर कितना हो जाएगा? √R2/R1, √R2/R1। R2 की जगह क्या लिखूं बोल? 800, और R1 की जगह कितना? 3200। तो 8 चौक को 3200, दैट इज V1/V2। तो V1/V2 बराबर कितना आ गया? 1/2। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 2। जे मेंस 2022। अरे क्लैरिटी है? जब तुम्हारी तैयारी पूरी हो जाए, जब तुमको ऐसा एहसास होने लगे वैसे पता नहीं कब होगा, मतलब कोशिश करो कि मार्च के लास्ट तक जाते जाते तुमको ऐसा फील आने लगे कि तुमने सब पढ़ लिया है। तो एक बार फिजिक्स में 2021 से लेकर 2024 तक के जेई मेंस के सारे पीवाईक्यूज बना लेना, तो तुमको पता चल जाएगा कि नए सवालों को कैसे अप्रोच किया जाता है। हाँ, कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? मैं भेज दूं? मैं भेज दूंगा, चलो मैं भेज दूंगा। अरे वेदांतु वाला मॉड्यूल तुम लोग को मिला नहीं है? अच्छा, तुम लोग के पास वो नहीं होगा, सॉफ्ट कॉपी नहीं होगा। मेरे पास सॉफ्ट कॉपी, मैं भेज दूंगा, सारा डाउनलोड करके भेज दूंगा। जेई वाला मॉड्यूल उसमें सब में है, 23 तक सारे क्वेश्चन हैं। हाँ, ये कह रहा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट हाइट कितना? 5r above the surface of earth, r being the radius of earth, the time period of another satellite in r at height of 2r from the surface of earth is। बोलो, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट हाइट ऑफ 5r above the surface of earth। तो भाई कितनी हाइट पे हो गया? सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे? सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? 6r पे ना? अरे है ना? तो ये बताओ, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² की r⁵2? r⁵2। तो ये बता, T1/T2 बराबर क्या लेंगे? हाँ भाई, बोलो 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 बोलो। A geostationary satellite is orbiting the Earth of height 5r above the surface of Earth, r being the radius of the Earth. The time period of another satellite in r at height of 2r from the surface of Earth। तो कितना हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा क्या? अरे भाई, r³ लिख रहा ना, r³ की पावर 3/2, r⁵3/2, r कितना? तो एक तो हो गया 6r, और दूसरा कितना हो गया? 2r रेस टू दी पावर 3/2। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है? क्या होगा? आर से आर कट जाएगा, 2×6, 2×6। नहीं आ रहा है क्या? कौन सा आंसर आएगा? कौन सा होगा?
2r एट द हाइट ऑफ 2r लिखा है क्या? हाँ, फ्रॉम द सरफेस, तो ये 2r की जगह कितना हो रहेगा? 3r। तो ये कितना हो रहेगा? r से r, 3 2 जा, तो t1 अपॉन t2 बराबर कितना हो रहेगा भाई? कितना? 2√2। अरे 2√2 मतलब 2 की पावर 3/2 का मतलब होता है √2 की पावर 3। तो कितना हो गया? 2√2। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? घंटे में निकालना है ना, तो कितना आंसर आएगा? बोलो। अरे T1 कितना है? 24 घंटा होता है यार। T1 कितना है? 24 डिवाइडेड बाई 2√2 बराबर कितना? T2। तो 2 से 12, फिर √2, 6√2, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा? 6√2r। डी इज द राइट आंसर। समझ आया? अरे नहीं आया? अरे पहली वाली सैटेलाइट जियो स्टेशनरी है, दूसरी वाली नहीं है, नॉर्मल सैटेलाइट है। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उसके बारे में क्या पढ़े हो? उसका टाइम पीरियड किसके बराबर होगा? धरती मैया के टाइम पीरियड के बराबर होगा ना। खत्म। कह रहा है इफ द अर्थ बी 1/2 ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, हाउ मेनी डेज विल बी इन 1 ईयर? एक साल में कितने दिन होंगे? 365 होंगे? गधेड़े, 365 तो ऐसे ही होते हैं। हाँ, मैं कैसे पूछा हूं ये सवाल? देखिए, इफ द अर्थ बी 1/2 ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से अभी जितनी डिस्टेंस पे है उसका आधी डिस्टेंस पे हो जाए, तो क्या होगा? हाउ मेनी डेज विल बी देयर इन 1 ईयर? तो क्या लिखोगे? टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, r की पावर 3/2। अरे नहीं आया? आया हो तो क्या लिखोगे? T1 अपॉन T2 बराबर R1 अपॉन R2 की पावर 3/2। R1 हो गया R, R2 हो गया R/2। अरे हो गया T1 अपॉन T2 की पावर 3/2। क्या R से R कट जाएगा? √2 कि मतलब, तो T2 बराबर हो जाएगा T1/2 √2। तो T1 कितना? 365 दिन डिवाइडेड बाई 2√2। अरे क्लियर है इतना? अब ये जो भी आ जाए, इतने डेज आ जाएंगे। अरे क्लियर है? नहीं आया? यही केपलर लॉ है, यही एप्लीकेशन है, और क्या, कुछ कठिन थोड़ी है यार। ये अच्छा सवाल है, देखो करो। कह रहा टू सैटेलाइट्स S1 and S2 आर रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट इन अ co-planar concentric circular orbits of radii R1 and R2 in the same sense respectively. The respective period of revolution are 1 hour and 8 hour. The radius of the orbit of satellite S1 is equal to 10 to the power 4 kilometer. Find the relative speed in kilometer per hour when they are closest. रिलेटिव स्पीड निकालनी है। पहले V1 V2 निकाल दो, फिर V1 माइनस V2 कर देना, या V1 प्लस V2 कर देना। देखो करो। ये बहुत तगड़ी लॉजिक, ये बहुत तगड़ी बात है। व्हेन दे आर क्लोजेस्ट, समझे रहे ना? करो। व्हेन दे आर क्लोजेस्ट, व्हेन दे आर फार्थेस्ट, ये सिचुएशन अलग अलग हो जाती है दोनों। भाई साहब, ग्रेविटेशन का भी काम समाप्त हुआ। अब इसके बाद अगला हिस्सा, फाइनल वॉर, मैग्नेटिज्म। बायोट सेविट्स लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ। एक दिन बायोट सेविट और एम्पियर सर्कुटल, एक दिन लॉरेंज। 2 दिन लगेगा, एक दिन बायोट एक दिन एम्पियर, एक दिन लॉरेंज। हाँ, बायोट, बायोट सेविट्स लॉ। एक दिन लॉरेंज, एक दिन मैग्नेटिक फोर्स, एक दिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। दो दिन छुट्टी पे जा रहा हूं ना, वरना खत्म कर देता। हाँ? हाँ? 22 को नहीं रहूंगा और 24 को नहीं रहूंगा। 23 तो संडे है यार। 22 23 24, 23 को तो टेस्ट है तुम्हारा।
फिर उसके बाद EMI AC रहेगा, थोड़ा हो जाएगा यार, सब हो जाएगा। हाँ भाई, नहीं बना? ये बताओ पहले R1/R2 कितना है? R1/R2 निकाले, रेडियस का रेशियो निकाले, R2 निकालना पड़ेगा ना। Two satellites S1 and S2 are revolving around the planet of a coplanar concentric circular orbits of radii R1 and R2 are in same sense respectively. The respective period of revolution are 1 घंटा and 8 घंटा. Huh? The radius of orbit of satellite S1 is equal to 10 to the power 4 kilometer. Find the relative speed in kilometer per hour when they are closest. सोचो, ये भाई अब बच्चा इधर ध्यान दो तो, क्या T1/T2 बराबर R1/R2 की पावर 3/2 लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। क्या मुझे T1 और T2 पता है? T1 कितना है? 1 घंटा, और T2 कितना है? 8 घंटा। तो इसको क्या मैं ऐसे 3/2 लिख सकता हूं, 2/3 लिख सकता हूं। इसकी पावर क्या लिख सकता हूं? 2/3, दैट इज इक्वल टू R1/R2। R1/R2, रुक जाओ, दिए रहने दो, अभी बाद में देखेंगे। R1/R2 को क्या 1/4 लिखा जा सकता है? तुमसे पूछा है रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन उसके लिए क्या पहले V1/V2 पता होना चाहिए। तो इसको क्या लिखोगे? 2πr/T होता है ना, तो R1/R2 इंटू T1/T2, T2/T1 इंटू T2/T1। अरे क्लैरिटी है? R1/R2 कितना है यार? 1/4, और T2/T1 कितना है? 8/1, 4 दूना 8। तो V1/V2 बराबर कितना हो गया? V1/V2 बराबर 2 आ गया ना? नहीं आया भाई। V1/V2 बराबर कितना आ गया? 2। तुमसे कह रहा था रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट S1 इज 10 to the power 4 किलोमीटर। तो क्या वहां से V1 निकाल सकते हो? V1 निकाल सकते हो, क्या लिखोगे? 2πr/2πr1/T1। पाई की जगह क्या लिख लें? बोलो पाई की जगह क्या लिख लें? 3.14 लिख लिया। 3.14, और R1 कितना है? 10 to the power 4 किलोमीटर। तो किलोमीटर पड़े रहने दो। टाइम कितना है? R है। कितना घंटा? 1 घंटा। तो V1 आ गया क्या? V1 कितना आया भाई? V1 कितना आया? 2 से कट जाएगा? अरे कट जाएगा नहीं, 2 मतलब 2 चौक को 8, 2 1 में 2, 2 3 6, 6.28 इंटू 10 to the power 4 किलोमीटर पर आर। V2 कितना हो जाएगा? सोचो V2 कितना हो जाएगा? 3.14 इंटू 10 to the power 4, 10 to the power 4 किलोमीटर पर आर। तुमसे पूछा व्हेन दे आर क्लोजेस्ट। सवाल क्या बोला? व्हेन दे आर क्लोजेस्ट। क्लोजेस्ट होने का मतलब ये है कि सैटेलाइट ऐसे गोल घूम रही है ना, अरे गोल घूम रही है ना, क्लोजेस्ट तभी होगी जब दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगी। अरे क्लियर है ना? नहीं आया? फार्थेस्ट तब होगी जब दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। अरे क्लैरिटी है? जब दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो वो फार्थेस्ट कॉर्नर पर होंगे, और सेम डायरेक्शन में होगा तो क्लोजेस्ट कॉर्नर पर होंगे। ये बात याद रख लेना। हाँ, रट लेना। हाँ, रट लेना। क्लोजेस्ट पे क्या होगा? जिसको जानना होगा वो क्लास के बाद आएगा, समझा दूंगा। क्लोजेस्ट में क्या होगा? V1 माइनस V2। थोड़ा टाइम कम है बेटा जी। क्लोजेस्ट में क्या होगा? V1 माइनस V2। फार्थेस्ट में क्या होगा? फार्थेस्ट में क्या होगा? V1 प्लस V2। अरे वो केपलर का जस्टिफिकेशन है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना। अरे क्लैरिटी है? तो जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो डिस्टेंस मिनिमम होगा। तो दोनों की वेलोसिटीज, हमको रिलेटिव वेलोसिटी क्या चाहिए? दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या चाहिए? फार्थेस्ट पर जब क्लोजेस्ट होंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी मिनिमम होगी, और मिनिमम तभी होगी जब दोनों एक ही प्लेन में एक ही डायरेक्शन में लाई करेंगे। अरे छोड़ो यार, तुम याद कर लेना। क्लोजेस्ट के लिए क्या याद कर लोगे? V1 माइनस V2। फार्थेस्ट के लिए क्या याद कर लोगे? V1 प्लस V2। माइनस कर दो इसमें से, तो कितना हो जाएगा? 3.14 इंटू 10 to the power 4 किलोमीटर पर आर। फार्थेस्ट बोलता तो मैं दोनों को जोड़ देता। क्लियर है? ये सवाल बना, ये देख। If the length of the day is t, the height of the TV satellite above the Earth's surface, which always appear stationary from the Earth, will
धरती मैया से हमेशा स्टेशनरी है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? टीवी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होगा? अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर। क्या टाइम पास चीज है यार, निकालो। अरे पहले बनाओ सवाल, छोड़िए। नहीं नहीं, अभी बनाओ, आंसर निकालो। घर बना लोगे तो अभी बना लो ना, पेन चलाओ, इतने ही लायक हो। हाँ, थर्ड आ रहा है। कैसे निकाले हो भाई? हाँ भाई, क्या हो गया? है 2 π r/v। उससे क्या मिलेगा भाई? The height of the TV satellite above the Earth surface which always appears the stationary from the Earth surface। तो जहां स्टेशनरी अपीयर हो रहा है वहां क्या है? mv²/r बराबर कितना? gm × स्मॉल m, ये r+h हो गया, और यहां भी क्या हो गया? r+h हो गया, r+h का स्क्वायर हो गया। इससे इसको काट दिए तो r+h बराबर कितना हो गया? gm, m से कट जाएगा, gm/v²। और v की जगह क्या लिखते हैं? 2 π r/t। अरे यही तो लिखेंगे, gm/v² की जगह क्या? 2 π r डिस्टेंस हो गया, डिवाइडेड बाई टाइम t हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा? r की जगह क्या डालोगे? r+h। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यार, ऐसे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। टाइम पीरियड बराबर t बराबर क्या लिख लें? 2 π r/v। यहां से 2 π r, और v का वैल्यू कितना? √of gm/स्मॉल r, ये लिख लें। r+h स्मॉल r लिखे ना भाई, तो r+h बाद में लिख लेंगे। तो यहां से क्या हो गया? यहां से t² बराबर कितना हो जाएगा? 4 π² r³ डिवाइडेड बाई gm, ये तो हो जाएगा। तो यहां से r³ बराबर कितना आ जाएगा? r³ बराबर gm × t² डिवाइडेड बाई 4 π² रेस टू द पावर 3, रेस टू द पावर r³। तो r तो इधर गया, तो इधर कितना हो गया? 1/3 रेस टू द पावर 1/3। इसकी जगह h लिख सकते हैं, तो कैपिटल R बराबर कितना हो जाएगा? कि h बराबर कितना हो जाएगा? -r। तो h बराबर यहां से कितना आ जाएगा भाई? r की जगह क्या कैपिटल R+h लिख सकते हो? तो h बराबर -r आ जाएगा। तो gm × t² डिवाइडेड बाई 4 π² रेस टू द पावर 1/3 -r। कौन सा आंसर है? थर्ड। ये बताओ, a planet of mass m is moving in an elliptical orbit about the sun. The maximum and minimum distance of the planet from the sun are r1 and r2 respectively. The period of revolution of the planet proportional to किसके प्रोपोर्शनल होगा? किसके प्रोपोर्शनल होगा? आर मैक्स और आर मिन दिया हुआ है। ए भाई, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, ये तुम्हारे पास आर मैक्स है,
और ये तुम्हारे पास क्या है, आर मिन है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? बोलो, R1 प्लस R2 के, R1 माइनस R2 के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? आर मैक्स माइनस आर मिन जो होता है ना, वो एवरेज रेडियस होता है। आर एवरेज होता है आर मैक्स माइनस आर मिन। तो क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 की पावर 3/2। ये बताओ, अ प्लैनेट इज मूविंग एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इफ टी यू ई एंड एल आर इट्स काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी and magnitude of angular momentum respectively, then which of the following statement is true? T is conserved, U is always positive, E is always negative, L is conserved but the direction of L vector will continuously change. ए गधा हो क्या बे, L वेक्टर का डायरेक्शन कहां चेंज होगा? L वेक्टर तो अंगूठे पे है ना यार, तो कौन सा होगा? C. E is always negative, E is always negative। ठीक है, भाई एनर्जी कंजर्व नहीं होती है यार। टी, नहीं नहीं, टोटल एनर्जी, एनर्जी कंजर्व नहीं होती है भाई। जैसे मान लो सैटेलाइट ने ऑर्बिट चेंज कर दी, तो एनर्जी देगा कि नहीं देगा? एनर्जी देगा। अगर ऑर्बिट में गिर गया तो एनर्जी देगा, अगर ऑर्बिट में ऊपर गया तो एनर्जी उसको चाहिए होगी। हाँ भाई साहब, और कितना पढ़ोगे यार, सब पढ़ डाले। क्लास क्लास में 50 से 60 सवाल लगवाए हूं ग्रेविटेशन का 3 दिन में। मॉड्यूल नहीं लगाओगे, खाली मेरे भरोसे बैठे रहोगे, तो बात नहीं बनेगा, मॉड्यूल बनाना पड़ेगा भाई। क्या बोलो? हाँ बच्चा, क्वेश्चन, डाउट है क्या? The velocity of projectile at point on its trajectory is equal to the slope at that point. Reason, the velocity vector at point is always along the tangent to the trajectory at that point. The velocity of projectile at a point on its trajectory is equal to the slope at that point. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया होगा तब, वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट अ पॉइंट ऑन इट्स ट्रैजेक्टरी इज इक्वल टू द स्लोप। नहीं, ये जरूरी थोड़ी है यार, स्लोप के अलोंग डायरेक्शन आएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन आएगा किधर? क्या चीज? वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग रहेगा, वो तो बात सही है, लेकिन वो स्लोप वेलोसिटी के बराबर थोड़ी होगा, वो तो dy/dx है ना, वो तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे रहा है। द वेलोसिटी वेक्टर एट अ पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द ट्रेजेक्टरी, टेंजेंट टू द ट्रेजेक्टरी एट दैट पॉइंट। वेलोसिटी तो टेंजेंट के अलोंग होगी, सही है, रीजन तो सही है, रीजन तो सही है, असर्शन, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट अ पॉइंट ऑन इट्स ट्रेजेक्टरी इज इक्वल टू द स्लोप एट दैट पॉइंट। नहीं, स्लोप के बराबर नहीं होता, स्लोप के अलोंग होता है। इसमें ऑप्शन फॉल्स है, रीजन सही है, असर्शन फॉल्स है। बहुत जल्दी रहता भागने का, नहीं ऐसा कर लेना, सुनो 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 सुनो, आज के दिन पे जाके कुछ बनाना चाहे मत बनाना। एक्सरसाइज 2 प्रीवियस ईयर, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 31 तक, बस 31 सवाल है, आज के दिन से 1 से 31 को बना ही लेना, उसमें बहुत सारे सवाल बनाए हुए हो, और फिर तुमको टाइम मिल जाए तो फिर पीछे के सवाल सारे बनाएंगे। जिसमें कैलकुलेशन बहुत ऊपर जाएगी उसको छोड़ दे, वो नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल लगाओ, इधर ही स्टूडेंट पढ़ा देंगे, इसी वीक में पढ़ा देंगे, इसी वीक में पढ़ा देंगे।